कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम देखेंगे, जो अधिनियम 1773 से लेकर 1853 तक पारित किए गए। और दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, यानी कि 1858 से लेकर 1947 तक के जो अधिनियम बने थे वो किसके, ब्रिटिश ताज के अधीन थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित होने वाला सबसे पहला अधिनियम हम लोग देख लेते। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो बनने वाला जो सबसे पहला अधिनियम था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था और जिनका कार्यकाल भी 4 वर्ष ही रखा गया था। और इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ था, इस एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वो थे वारेन हेस्टिंग। ये देखिए इनकी तस्वीर भी यहाँ पे है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग की सहायता के लिए जो अन्य 4 सदस्य रखे गए थे उनके नाम भी आप लोग एक बार याद रख लीजिए। ये थे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वॉरवेल। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का भी अधिकार दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत 1774 में, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्फे। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इसको याद रखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1774 में। अब दोस्तों देख लेते हैं हम लोग आगे अगला एक्ट कौन सा था। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे पूर्व कंपनी के कर्मचारी जो है निजी व्यापार भी करते थे और जो है उपहार के नाम पर भारतीयों से जो है रिश्वत भी लेते थे। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण भी स्थापित करना शुरू कर दिया था। आइए अब हम लोग अपना अगला एक्ट देख लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां थी, जिन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था। और इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला था कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया था और प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ये किया गया था, जिसको कंट्रोल कहते हैं। नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आगे देखते हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 2 छोटे छोटे एक्ट लागू किए गए थे। एक था आपका 1786 का अधिनियम, जिसके अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी
प्रदान कर दी गई थी और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त था। याद रखिएगा, ये सबसे पहले ये अधिकार किसे प्राप्त हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके बाद आपका आता है 1700, इसके बाद आएगा आपका 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1793 के एक्ट के बाद जो है 1813 का चार्टर एक्ट आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। चाय तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी चाय और चीनी के साथ जो है अभी व्यापार का अधिकार था, लेकिन अन्य सामानों का जो अधिकार था, एकाधिकार था, वो भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद 20 साल बाद 1833 में फिर से एक एक्ट आता है, जिसको 1833 का चार्टर एक्ट नाम दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। याद रखिएगा, ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। फिर भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 एक्ट की धारा 87, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया है। धारा कौन सी थी? धारा 87। अब अगला एक्ट देख ले। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही सर्वप्रथम जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को भी सम्मिलित किया गया था और सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया था। अब अगला देख लेते हैं, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। 1853 के बाद से बनने वाले जितने भी अधिनियम थे वो ब्रिटिश ताज के अधीन आ गए थे। 1857 की क्रांति के बाद जो है जितनी भी शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दी गई थी और इसके बाद जितने भी कानून बनाए गए थे वो किसने बनाए थे? ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो है पारित सारे ये अधिनियम थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था। इस भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम, यहाँ सरकार लिख गया, यहाँ भारत शासन अधिनियम होगा। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। याद रखिएगा,
1858 में गवर्नर जनरल नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। याद रखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था। याद रखिएगा, भारत के राज्य सचिव पद का सृजन जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया था, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। आगे देखते हैं। 1858 भारत शासन अधिनियम के बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण किया गया। इसके जो है प्रमुख प्रावधान क्या थे वो हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कर दी गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1861 भारत परिषद अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। यानी वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान कर दी गई थी। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की स्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया था। यानी वायसराय को आपातकाल में क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसके बाद आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा दी गई थी। परिषद वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा गया है कि बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु मतदान का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ भी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ही शुरू हुआ था। आगे देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व मिला था। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया था और परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। 1909 का जो एक्ट है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। पृथक सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। 1909 के बाद आता है आपका भारत शासन अधिनियम, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, जो 1919 में आया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं और इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष
निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी सांप्रदायिक निर्वाचन लागू कर दिया गया था। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था भी स्थापित की गई थी। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी और इस अधिनियम द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को भी लागू किया गया था। ये पूछा गया है प्रश्न कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग भी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही किया गया था और 1919 एक्ट के अंतर्गत ही एक आयोग का गठन किया गया था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 1919 के एक्ट के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 अभी भी हमारे भारतीय संविधान का आधार है। हमारा जो वर्तमान में भारतीय संविधान है उसके बहुत से प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए 1935 शासन अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को भी इसमें जो है सम्मिलित कर लिया गया था। पहले क्या क्या था? पहले आपका था सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, मुस्लिम। लेकिन 1935 के सांप्रदायिक निर्वाचन 1935 अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए अब इसमें दलित जाति, महिला और मजदूरों को भी सम्मिलित कर लिया गया था। इस अधिनियम द्वारा यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से कब अलग किया गया था, किस अधिनियम द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग करके फिर कौन से 2 नए प्रांतों का गठन किया गया था। ये 2 नए प्रांत कौन कौन से थे? सिंध और उड़ीसा। और 1935 शासन के अंतर्गत ही कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी की गई थी। भारत शासन अधिनियम दोस्तों, भारत शासन अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे वर्तमान में जो संविधान है जिसका हम पालन करते हैं उसका आधार भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन यानी एक भारत बन गया था और एक पाकिस्तान, दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन कर दिया गया था। और स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा शाही उपाधि से भारत के सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया था। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, ये था भारत का संवैधानिक विकास शुरू से लेकर आखिरी तक, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं
और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो PDF आपको जो है हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। दोस्तों ये जो मेन पॉइंट था जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वही पॉइंट मैंने इस वीडियो में डाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।